13 अप्रैल 1919 अमृतसर कयाक बाग हजारों लोग और फिर बिनोचे तवानी गोलियों की बारिश। तनाव की शुरुआत रोलेट अधिनियम से हुई, एक ऐसा कानून जिसने अंग्रेजों को बिना वारंट के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने और उन्हें पूरे भारत में वर्षों तक बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी। प्रतिक्रिया तत्काल हुई, अशांति और विश्वासघात का भाव। फिर भी 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में उत्सव का माहौल था। यह बैसाखी थी, वसंत ऋतु का फसल उत्सव। ग्रामीण इलाकों से आए परिवार और तीर्थयात्री बगीचे में एकत्रित हुए थे, जिनमें से अधिकांश सरकार द्वारा सार्वजनिक सभाओं पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंध से अनभिज्ञ थे। इन लोगों को लगा कि वे एक सुरक्षित सार्वजनिक स्थान पर हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके चारों ओर बनी ईंट की दीवारों ने बगीचे को एक कत्लगाह में बदल दिया था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 50 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुए। उसने जानबूझकर अपने आदमियों को एकमात्र संकरे प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तैनात किया, जिससे भीड़ प्रभावी रूप से चारदीवारी वाले बगीचे के अंदर ही फंस गई। डायर ने तितर-बितर होने का कोई आदेश नहीं दिया। उसने कोई चेतावनी नहीं दी। उसने सीधे अपने आदमियों को गोलीबारी शुरू करने का आदेश दिया। 10 मिनट तक सैनिकों ने भीड़ के सबसे घने हिस्सों पर लगातार गोलियां चलाईं। उन्होंने 1650 राउंड गोला बारूद का इस्तेमाल किया और केवल तब रुके जब उनका गोला बारूद कम हो गया। डायर ने बाद में कहा कि उसका उद्देश्य सभा को तितर-बितर करना नहीं था, बल्कि पंजाब के लोगों को दंडित करना और भविष्य में होने वाले विद्रोह को रोकना था। अत्यधिक बल प्रदर्शन के माध्यम से ईंट की दीवारों पर बने ये सफेद वर्ग गोलियों के निशानों को दर्शाते हैं। ये निशान दिखाते हैं कि गोलीबारी से बचने के लिए ऊंची दीवारों को पार करने की कोशिश करते समय नागरिकों को कहां गोली मारी गई थी। बगीचे के बीच में गोलियों से बचने के लिए शहीदों का कुआं बना हुआ है। सैकड़ों लोग इस गहरे कुएं में कूद गए। बाद में पानी से 120 शव निकाले गए, जो डूबने या ऊपर से गिरने वालों के भार के कारण मारे गए थे। गोला बारूद खत्म होने के बाद सैनिक चले गए। उन्होंने हजारों मृतकों और घायलों को वहीं छोड़ दिया जहां वे गिरे थे, कोई चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की और कर्फ्यू लगा दिया, जिससे परिवार मदद के लिए नहीं आ सके। बिना चेतावनी के गोली चलाने का सुनियोजित निर्णय और बाद में सहायता देने से इनकार ने उस औपनिवेशिक प्रशासन को उजागर कर दिया जो भारतीय जीवन को व्यर्थ समझता था। जबकि ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 379 मौतों की सूचना दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच में 1000 से अधिक मृत और लगभग 1500 घायल पाए गए। इस त्रासदी का गहरा सदमा भारत के बुद्धिजीवी नेताओं तक पहुंचा। तुरंत ही रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और घोषणा की कि अमृतसर की त्रासदी ने ब्रिटिश शासन से न्याय का मुखौटा उतार दिया है। इस नरसंहार ने उदारवादी भारतीय नेताओं की निष्पक्ष ब्रिटिश सुधारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महात्मा गांधी ने इस घटना का राष्ट्रीय उपयोग किया। आक्रोशित होकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिससे संघर्ष अभिजात वर्ग की राजनीतिक चर्चाओं से हटकर लाखों लोगों के जन आंदोलन में तब्दील हो गया और इस घटना ने एक पीढ़ी को क्रांतिकारी बना दिया। उधम सिंह, जो उस समय 20 साल के अनाथ थे और पानी पिलाते थे, ने अगले 2 दशक अपनी प्रतिक्रिया की योजना बनाने में बिताए। 1940 में उन्होंने लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 1920 तक ब्रिटिश अब कुछ शिक्षित सुधारकों के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसे एकजुट राष्ट्र का सामना कर रहे थे जिसने उनके शासन की वैधता में अपना सारा विश्वास खो दिया था। ये तथ्य आधुनिक ऐतिहासिक अभिलेख की नींव हैं, जिन्हें एक सदी से भी अधिक समय से उस क्षण के रूप में उद्धृत किया जाता रहा है जब स्वतंत्रता आंदोलन अजेय हो गया। जेली और वाला बाग इस बात की चेतावनी बने हुए हैं कि कैसे आपातकालीन कानूनों का इस्तेमाल राज्य हिंसा को वैध बनाने के लिए किया जा सकता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का मार्ग उन लोगों के जीवन पर बना था जिन्होंने शांतिपूर्ण विरोध में विश्वास किया। आज भी उस स्थान पर अमर ज्योति की शाश्वत ज्वाला जल रही है। यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि अमृतसर नरसंहार के पीड़ितों को आने वाली पीढ़ियां कभी न भूलें। हमारे विश्व को आकार देने वाली घटनाओं की और अधिक ऐतिहासिक पड़ताल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।